गलती हो गई, गलती हो। हाँ बेटा, अब सारे बच्चे बताओ, ऑडियो ठीक हो गई? अब आवाज सही आ रही है बच्चों को? बोलो बेटा, अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो बेटा, तो सबसे पहले जो मैं बोल गया और वो आपने सुना नहीं, मैं उसको दोहरा देता हूं। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि हाइड्रोजन में गिने चुने वही 15-20 क्वेश्चन आसपास आते रहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, क्या आपने उसको कर लिया? कर लिया तो कोई परेशानी आई क्या? और परेशानी आई तो वो क्या है? और नहीं तो मैं इस ब्लॉक शुरू करने जा रहा हूं। मैंने मेन बात अभी तक तो ये बोली थी। बताओ। आज से ब्लॉक केमिस्ट्री शुरू है। और मैंने एक बीच में और भी बोला था कि एस ब्लॉक पी, मतलब यूं समझ लो कि इस ब्लॉक केमिस्ट्री के पास में बस पढ़ाने के बाद में अपना कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग बढ़ा देंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ भाई, पूछ लियो। मैं इस वक्त अपना स्टडी मटेरियल जानबूझकर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं से कर रहे थे, तो मैंने कहा जो तो कर रहे थे भाई वही कर लो पहले तो। हाँ, चलो शुरू करें फिर एस ब्लॉक, बताओ। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, मैं सिलेबस का पहले सिलेबस का बोझ हटाऊंगा बेटा। एक बार ये सरदर्दी हटाओ पहले। हाँ, पहले सरदर्दी हटाओ, बस। हाँ, ब्लॉक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं, बस सीधी बात तो ये है। अरे नहीं, बड़ी नहीं है। जितना आता है वो है एनसीईआरटी, उसको अच्छे से समझा देंगे, चिंता ना करो। हम पढ़ा देंगे पूरा अच्छी तरह से। हाँ, पहले सिलेबस को खत्म करो, उसका लोड हटाओ। अब आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, ठीक है। मैं डीपीपी अपलोड कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, मैं तो तैयार बैठा हूं, मेरे से क्वेश्चन बैंक ले लो, क्या बात है? तमन्ना बेटा, आज तो नहीं लेकिन कल करवा दूंगा। आज तो मेरे को थोड़ा काम ज्यादा है, ठीक है, कल करवा दूंगा। हाँ, एक साथ 2-3 चैप्टरों का करवा दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, करवा दूंगा, है ना? हाँ हाँ, और मुझे एनसीईआरटी पढ़ानी है। पढ़ानी एनसीईआरटी है, डाउट कहीं से पूछ लेना। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे लाख कहने के बावजूद भी तुम इधर उधर करोगे, उसका कोई फायदा होना नहीं मेडिकल में। तो मैं डाउट्स कहीं के भी ले लूंगा। हाँ हाँ, ठीक बात है, सीधी बात है, सिलेबस पहले खत्म करो। एस ब्लॉक, यहां से अपनी ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। भाई जी, एस ब्लॉक में मेंबर हैं, एक तो एल्कली मेटल्स हैं, जिसके मेंबर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एक है एल्कली अर्थ मेटल, राइट? इसमें कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। हमारे लिए ये एलिमेंट्स मौजूद हैं।
और अगर हमारे लिए ये एलिमेंट्स मौजूद हैं तो इनके बारे में पढ़ना है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, आज मैं एल्कली मेटल खत्म कर देता हूं, अर्थ मेटल अगले लेक्चर में कर दूंगा। और देखना, सारे क्वेश्चन मेडिकल के उससे कराए हुए मिलेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स नोट करते रहना कि भाई एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। भाई सीधी बात है, पहली प्रॉपर्टी यह है कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 है। दूसरा, अगर आप टॉप से बॉटम जाते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, समझाने की तो कोई बात है नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी बढ़ती है, और मेटालिक प्रॉपर्टी भी आपकी बढ़ती है। ये सारे पॉइंट्स को जरूरत तो है नहीं समझाने की। तीसरा विषय मैं लेके आता हूं डेंसिटी। डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मास आता है, मास बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ता है। लेकिन मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटती है। तो ये देखा जाता है अक्सर मास ज्यादा बढ़ता है, एक्सेप्शन की बात अलग है। तो ड्यू टू मास इंक्रीज, डेंसिटी टॉप से बॉटम बढ़ती है। बट एक्सेप्शन ये है कि जो पोटेशियम की डेंसिटी होती है, एक्चुअली में पोटेशियम लाइटर होता है। पोटेशियम लाइटर होता है किससे? सोडियम से। नियम के अनुसार पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होती है, क्योंकि इस केस में मास की बजाय वॉल्यूम फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है। क्योंकि इस केस में मास की बजाय वॉल्यूम फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, समझे बेटा? और इसी वजह से वैसे तो एल्कली मेटल्स की डेंसिटी कोई खास नहीं होती है। एल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है बेटा कोई खास नहीं होती, ठीक है? और इनको हम ज्यादातर केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है? लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी इतनी कम होती है कि उसको हम ऑयल में नहीं रख सकते, ऊपर आ जाता है। इसलिए हम, नहीं पोटेशियम नहीं, लिथियम, सॉरी, लिथियम की डेंसिटी, एक मिनट गर्मी लग रही है, रुक जाओ बेटा, पंखा चलाने दो। यार ये सुबह सुबह प्यास बहुत लगती है, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। आह, सुबह सुबह प्यास बहुत लगती है, अब गर्मी भी बढ़ रही है ना। तो मैं कह रहा था कि इनकी डेंसिटी को खास नहीं होती है, और ज्यादातर को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। लेकिन लिथियम जो है ना, लिथियम, इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि इसको ऑयल में नहीं रखा जा सकता है। लिथियम को हम पैराफिन वैक्स में, बेसिकली वैक्स में लपेट के रखते हैं। इसको जो है हम उसमें नहीं रख सकते ऑयल के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने डेंसिटी के बारे में दी। अब आपको क्या याद रखना, मैं कंक्लूड कर देता हूं। भाई जी, टॉप से बॉटम चलेंगे, मास भी बढ़ेगा,
वॉल्यूम भी बढ़ेगा बढ़ेगा। कौन सा फैक्टर ज्यादा बढ़ता है, मास ज्यादा बढ़ता है, उस आधार पे क्या हुआ, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ती भी है। लेकिन बीच में एक एक्सेप्शन आ जाता है, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से लाइटर होती है, वो भी हो गया। अब लिथियम की डेंसिटी काफी कम होती है, काफी कम होती है, और इतनी कम होती है कि हम इसको ऑयल में भी नहीं रख सकते हैं, इसको हम पैराफिन वैक्स में रखते हैं, और बाकियों को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद अब मैं आपको ज्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में एक चीज मशहूर है कि एल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। हवा में बस रख दो, उसके बाद आपका कुछ काम नहीं, अपने आप रिएक्शन होती जाएगी होती जाएगी। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बीच में कोई चीज समझ में ना आए तो टोक दियो। बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्यों? अरे भैया, जब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को देना चाहेंगे, अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, और जब अपना ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम को माना जाता है। हैं? लिथियम को क्यों? इलेक्ट्रॉन देने के मामले में तो आई थिंक सीजियम आगे है। इलेक्ट्रॉन देने के मामले में तो सीजियम आगे, फ्रेंसियम को छोड़ दो क्योंकि तो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव को हटाओ यहां से, इसको पिक्चर से बाहर करो। तो सर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो लिथियम, सॉरी सीजियम होना चाहिए। आप किसको बता रहे हो? लिथियम को बताते हैं। देखो, एक्चुअली में जो एल्कली मेटल्स होते हैं एम सॉलिड होते हैं। जब हम एम एम प्लस बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कहां बनाते हैं, हवा में बनाते हैं या पानी में बनाते हैं। चलो मैं पानी में बनाता हूं, एक्वस में। तो अगर मुझे इनका रिड्यूसिंग नेचर पानी में चेक करना है तो मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए? एम से एम प्लस एक्वस चाहिए। आ गया समझ में? अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। कैसे? पहले इसको सब्लिमेशन एनर्जी देके एम गैस बनाना पड़ेगा। पहले मैं इसको सब्लिमेशन एनर्जी देके सॉलिड से गैस बन जाएगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी देकर एम प्लस गैस बन जाएगा, एम प्लस गैस बन जाएगा। और फिर एम प्लस गैस बनने के बाद इसको पानी में डाल देंगे और वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का हिसाब आएगा। हाइड्रेशन एनर्जी का हिसाब आएगा और इस पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मैं कितना मान लेता हूं? डेल्टा एच। डेल्टा एच। तो मुझे एक बात ये पहले बताओ कि इस डेल्टा एच में कौन कौन सी एनर्जी शामिल है? डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। ये 3 एनर्जी शामिल है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अब ध्यान से देखना, आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी केमिस्ट्री क्या कहती है कि जिस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा निकलेगी वो प्रोसेस उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। सही है? तो हम क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में? कलर बदल देते हैं थोड़ा सा। हम इसमें ये देख रहे हैं, नहीं, हम इसमें ये देख रहे हैं कि सब्लिमेशन में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, आयनाइजेशन में भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, लेकिन हाइड्रेशन में क्या होगा? नेगेटिव होगा। और हम तो चाहेंगे ही कि डेल्टा एच नेगेटिव रहे जिससे कि प्रोसेस फेवरेबल हो। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो और सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम से कम हो।
तभी डेल्टा एच के माइनस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी उतनी ही ज्यादा फेवरेबल होगी। अगर मैंने गलत बोला तो टोक देना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है। और अगर कॉन्सेप्ट ये है तो मैं क्या कहूं, कैसे समझाऊं, हाँ, बात चल रही थी, हमारे लिए चल रहा था भाई, एक तो था लिथियम, एक था सीजियम। हमें लग रहा था कि सीजियम इलेक्ट्रॉन देने के मामले में आगे है भी, है भी। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसको होना चाहिए? सीजियम को। लेकिन हम सब जानते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें सबसे पहला नंबर किसका दे रखा है? लिथियम का दे रखा है। तो इसमें सोचना क्या, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारा कौन है? लिथियम है। अब मुझे बोलना ज्यादा पड़ेगा, बोलना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं भी ये सारे। तो इसको ऐसे समझाते हैं आपको। कैसे समझाते हैं भाई, कैसे कैसे समझाएं? देखो, ध्यान से देखना, सब्लिमेशन कोई ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर इन दोनों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल आमतौर पे सॉफ्ट होते हैं। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो ये वैल्यू होनी चाहिए कम, क्योंकि पॉजिटिव है। तो कम किसकी है? सीजियम की। यानी ये स्टेप किसका फेवरेबल है? इसके लिए। तो अब भी लग रहा है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सीजियम। लेकिन आंसर पहले से पता है कि लिथियम है। कारण पता क्या है? अभी डिसाइडिंग फैक्टर हाइड्रेशन बाकी है, और पानी में हाइड्रेशन उसकी ज्यादा होती है जो छोटा होता है, और छोटा किसका? लिथियम। और लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो हाइड्रेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को भी कंपनसेट कर देती है। इसलिए ओवरऑल इन तीनों का फेवरेबल फैक्टर, तीनों का क्या बेटा? फेवरेबल फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम के साथ में इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है कि वो लिथियम को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बना देता है। तो ये एक्सेप्शन है, और ध्यान रखिएगा कि होना चाहिए था बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम को, लेकिन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कौन? लिथियम। और उसका मुख्य कारण क्या है? पीएमटी में आ चुका है। मुख्य कारण क्या है? ड्यू टू एक्सेस हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप लिख लो क्या? ड्यू टू एक्सेस हाइड्रेशन एनर्जी हमारा लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन कभी कोई पूछ ले कि अच्छा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हवा में कौन होगा, फिर अपने आंसर को बदल लेना, और फिर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम नहीं होगा। फिर तो जो सोच रहे हो वही होगा। और किसके बारे में सोच रहे हो? सीजियम के बारे में। क्या टॉपिक समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सर ग्रीन पे रेड कलर, अरे अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ। ग्रीन पे रेड नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी देखता हूँ। अच्छा नहीं करूंगा, ठीक है, कोई दूसरा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, व्हाइट रहना दो। ये तो आ जाए, ये तो दिखता है, देखें। ठीक 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 ठीक। बोलो बेटा, समझ में आया? हाँ जी। अब बताओ। रोहित आज क्लास में आ गया है, कल टोका इसलिए आज आ गया। भाई ऐसे तो डॉक्टर बनेगा यार, ऐसे नहीं बनेगा रोहित भाई, ऐसे नहीं बनेगा। जब तेरे को याद करते हैं तो क्लास में आ जाता है, अदरवाइज पता नहीं कहाँ रहता है। पता नहीं पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है ना? भाई बता दियो, समझ में ना आए तो चलो हो गया, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नोट कर लेना। चलो व्हाइट चलने दो, कोई बात नहीं, व्हाइट ही कलर लेना है। चलो व्हाइट ले लेते हैं। हाँ जी, ओके। अब आगे देखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बाद अब आ जाओ कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन देखो, एक्चुअली में जितने, एक एक होता है बंसन फ्लेम। बंसन फ्लेम नाम तो सुना ही होगा। इस फ्लेम से जब हम एल्कली मेटल्स को जलाते हैं
तो अलग अलग कलर मिलते हैं, किसी में येलो मिलता है, किसी में रेड मिलता है, और पीएमटी में पूछा भी जाता है कि भाई कौन सा कलर देता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं भाई कलर देता ही क्यों है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, गर्म कर दो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा 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 तो वापस भी आएगा। और बोहर मॉडल क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है तो कलर मिलेगा। और चूंकि इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो सभी का ये फ्लेम टेस्ट कुछ ना कुछ आएगा। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम छोड़ो, वो पिक्चर से बाहर है। लिथियम का कलर आता है क्रिमसन रेड, सोडियम का कलर आता है गोल्डन येलो, पोटेशियम का आता है पेल वायलेट। ठीक है, इसके बाद में है रेड वायलेट कलर, और सीजियम का जो कलर है वो है ब्लू कलर। तो आपको ये कलर याद होने चाहिए। बंसन फ्लेम से एल्कली मेटल्स कौन कौन से कलर देते हैं, लिटरली नीट में ये कलर पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी जो ट्रिक है, इस कलर को कैसे याद करोगे, पता कैसे याद करोगे? अब जैसे आपको पता है कि रोहित जो है वो क्लास से भाग जाता है, तो मुझे बार बार उसको क्लास में बुलाना पड़ता है। और जब मुझे बार बार क्लास में बुलाना पड़ता है, तो मैंने आज ही एक सुबह सुबह इसकी ट्रिक बना दी है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बना दी, क्या बनाई? चंदर जाओ पहले रोहित को बुलाओ, चंदर जाओ पहले रोहित को बुलाओ। तो चंदर जाओ, देखो चंदर सी, जाओ जी वाई गोल्डन येलो, चंदर जाओ पहले पेल वायलेट, रोहित को बुलाओ, बुलाओ बुलाओ यानी ब्लू। तो चंदर जाओ पहले रोहित को बुलाओ, और फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो तो बात की बात हो गई, लेकिन चंदर जाओ पहले रोहित को बुलाओ, ये कलर इस ढंग से आप लिटरली याद कर सकते हैं। बाकी कलर का टेस्ट बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, बंसन फ्लेम टेस्ट। कौन नहीं जानता, कौन नहीं पहचानता, अच्छी तरीके से आप समझते हैं। बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। कलर फॉर्मेशन समझ में आया? हो, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। आ गया भाई? तो चंदर जाओ पहले रोहित को बुलाओ, इससे जो है कलर आपको याद रहेगा। अब इसके बाद में है अगला प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, solubility in liquid ammonia, solubility liquid ammonia में भाई देखो, हाँ, जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर ब्लू कलर देते हैं। और अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो ब्रॉन्ज कलर देते हैं। ब्रॉन्ज कलर तो कोई नहीं पूछता, लेकिन ब्लू कलर पूछता है। और ये ब्लू कलर क्यों आता है? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखा जाता है एनसीईआरटी में? एम लिखते हैं,
एक्स प्लस वाई अमोनिया लिखते हैं, एम लिखते हैं, प्लस में एक्स प्लस वाई अमोनिया लिखते हैं, तो एम अमोनिया की पावर एक्स हो गया, इस पे नेट चार्ज प्लस हो गया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो NH3 पे वाई हो गया। मतलब जब एल्कली मेटल अमोनिया में गया तो उसने फटाफट ये रिएक्शन दे दी, M प्लस और एक इलेक्ट्रॉन दे दी बेटा, और इस M प्लस से अमोनिया के कुछ मोल जुड़ गए X, और इस इलेक्ट्रॉन से अमोनिया के कुछ मोल जुड़ गए Y है। तो क्या ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन नहीं है? मतलब अमोनिया एज ए सॉल्वेंट इसको सॉल्वेट कर रहा है, तो आप इसे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहो, आप इसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहो, और इसी की वजह से ब्लू कलर आता है। और खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 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 कि कलर जो है वो ब्लू कलर क्यों आता है। दूसरा, जब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा तो ये सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन अमोनिया की बढ़ा दूं तो क्या देखने में मिलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं, और यही सोल्यूशन फिर पैरामैग्नेटिक नहीं डायामैग्नेटिक हो जाता है, और उस समय फिर कलर ब्रॉन्ज हो जाता है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नीट में नहीं है, मान जाओ मेरी बात, PhD इस पे भी हो सकती है। मैं इस पे भी बहुत कुछ बात बता सकता हूं कि अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है वगैरह वगैरह, और बहुत डिटेल में ले जाऊं, कोई जरूरत ही नहीं है। जिसकी जरूरत होगी उसको आपको बिना पूछे बता दिया जाएगा, लेकिन भाई मेरे मेरे हिसाब से पढ़ लो जो मैं कह रहा हूं, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मान जाओ मेरी बात। तो भाई उल्टी सीधी की बजाय अपने टारगेट पे फोकस करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया का ये हिसाब फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और ये हम 11th में पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं और यही सब होता है। बोलो जी, डायमैग्नेटिक वाला रिपीट कर दें। जैसे ही अमोनिया की हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ये, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल पास पास हो जाते हैं, और वो इस इलेक्ट्रॉन को फिर जोड़ने लगते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जुड़ने लगेंगे, जुड़ने से वो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे क्योंकि वो पेयर्ड हो जाएंगे ना, और फिर कलर भी बदल जाएगा और वो ब्रॉन्ज हो जाएगा, फिर वो कलर ब्रॉन्ज भी हो जाएगा। तो हर्षिता बेटा, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर रिपीट करना था, कर दिया, ठीक है। आओ, अब आओ, इतनी बात समझने के बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एयर। थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो, कोई फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन विद एयर एल्कली मेटल्स में कहा जाता है एयर में दो चीजें हैं, एक तो O2 है, एक N2 है। O2 से क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। N2 से क्या बनता है? नाइट्राइड बनता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस फैमिली में सिर्फ लिथियम ही ऐसा मेंबर है जो नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता। मतलब एयर में अगर मैं लिथियम को रख दूं तो वो ऑक्साइड भी बनाएगा और नाइट्राइड भी बनाएगा, लेकिन अगर मैं सोडियम को रख दूं तो वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्राइड नहीं बनाता, और आगे नहीं, आगे भी नहीं बनते। अब देखो, कहानी ऑक्साइड की क्या है। लिथियम को ऑक्सीजन दिया, उसने खटाखट लिथियम का ऑक्साइड दिया। मैंने इससे कहा भाई और ऑक्सीजन चाहिए क्या, ले लो, आप लोग रिएक्टिव बाकी और ले लो। बोले नहीं, अब मुझे आगे रिएक्शन नहीं करनी है। अच्छी बात है, लेकिन जब हम सोडियम पर गए और सोडियम को ऑक्सीजन दिया तो उन्होंने पहले तो खटाखट Na2O बना लिया। मैंने कहा भाई और ऑक्सीजन ले लो, बोले दे दो, और देने के बाद वो क्या बना गए? सोडियम का पेरोक्साइड बना गए।
यानी ये पेरोक्साइड भी बना गए। उसके बाद पोटेशियम, है ना, रुबिडियम और सीजियम कोई भी हो, उनको जब मैंने ऑक्सीजन दिया तो पहले तो ऑक्साइड बनाया। फिर मैंने कहा भाई और ऑक्सीजन चाहिए क्या? बोले दे दो। क्या बनेगा? पोटेशियम का पेरोक्साइड बनेगा। बोले और चाहिए क्या? हाँ और चाहिए। तो पोटेशियम का अब की बार उन्होंने सुपर ऑक्साइड भी बना दिया, और जैसा पोटेशियम ने करा वैसा ही रुबिडियम करेगा और वैसा ही सीजियम करेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इस तरीके से हम जो है देख समझ के अपनी बात को कह सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो? लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड तक जा सकता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तक जा सकता है। ठीक है, इसका रीजन बहुत आसान है। कैसे? लिथियम पर एक प्लस है, सोडियम पर एक प्लस है, पोटेशियम पर एक प्लस है, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो आप मुझे, और साइज भी छोटा है, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, यही केमिस्ट्री का नियम है। तो लिथियम एक ही ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन सोडियम की साइज थोड़ी बड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा भाई और ऑक्सीजन आ जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा संभाल सकता हूं। तो और आ गया। उसके बाद इतने बड़े हो गए कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो रीजन इज वेरी सिंपल। तो आपसे पूछा जाता है कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन पेरोक्साइड बनाता है, कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, और यस कौन नाइट्राइड बनाता है। तो नाइट्राइड तो एक ही बंदा है, लिथियम, बस, और कोई नहीं बनाता। आ गया समझ में? ओके। अब जरा मैं थोड़ा सा पेरोक्साइड तो पढ़ा के ही आ रहा हूं, तो मैं थोड़ा सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं और जितने भी पेरोक्साइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन है। लेकिन जितने भी सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं। या तो ऑरेंज कलर मिल जाएगा या, एक तो ये कलर याद रखना है बस। अच्छा, और क्या जानकारी? ऐसा भाई, ये जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड वो पैरामैग्नेटिक, और जो हमारा सुपर ऑक्साइड है वो डायामैग्नेटिक। कैसे? एक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते थे, तो हम देखेंगे कि पेरोक्साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था तो पैरामैग्नेटिक हो जाता था, और सुपर ऑक्साइड में हम सब जानते थे कि वो भी पेयर्ड हो जाता था तो डायमैग्नेटिक हो जाता था। क्यों भाई? क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अच्छी तरीके से देखकर, आपने गलती तो नहीं कर दी? मैंने गलती कर दी शायद, गलती कर दी बेटा, गलती। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 2 माइनस, नहीं ये तो पेरोक्साइड होता है। और O2 1 माइनस क्या होता है? ये होता है सुपर ऑक्साइड, और ये होता है पेरोक्साइड। तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उल्टा कर दिया बेटा। पेरोक्साइड जो होते हैं वो तो आपके डायामैग्नेटिक होते हैं, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसको गलती से, मेरे को ध्यान से उतर गया था, मैंने गलती कर दी। और पता कैसे याद आया है? मुझे एक ट्रिक याद है कभी जो मैंने बनाई थी। सुनो पारस पढ़ने दो, सुनो पारस पढ़ने दो, सुनो पारस पढ़ने दो। तो मुझे ट्रिक से पता लग गया, अरे ये तो मैं गलत लिख गया। इसलिए ट्रिक का भी लाइफ में बहुत योगदान है। क्या? सुनो पारस पढ़ने दो,
ये ट्रिक से आपको हमेशा, जैसे मुझे याद है, हमेशा याद रहेगा कि कौन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, कौन क्या बेटा डायामैग्नेटिक। अब देखो, इसको चीजों को याद रख पाना है। देखो वैसे तो एमओटी से हम इसको समझा भी सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली याद तो रखना ही पड़ेगा ना यार, कि ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है। अब उसको ट्रिक से ही आप याद कर सकते हो, और वही है कि सुनो पारस और आगे पढ़ने दो। हाँ भाई, समझ गए। और अब मैं पहले एक चीज और आपको बता दूं। क्या बता दूं भाई? कि भाई ऐसा है, इसको हटाओ यहां से। हाँ, एक चीज और देखो, कि मान लो कोई भी, जैसे लिथियम ऑक्साइड है, इसको पानी में डाल दो, क्या बनेगा? सोचना, क्या लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वहीं पे सोडियम पर ऑक्साइड है, इसको पानी में डाल दो, तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा, प्लस H2O2 बनेगा। वहीं पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को पानी में डाल दो, डाल दिया, तो क्या बनता है? KOH भी बनता है, H2O भी बनता है, और साथ में O2 भी बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में पानी डाल दूं, पानी नहीं, यहां H2O2 बनेगा। अगर मैंने पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पे पानी डाल दिया, तो मुझे यहां पर अंत में O2 मिलेगा। ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा सबमैरिन्स, जो पानी के अंदर चलती हैं। तो ऑक्सीजन के बिना तो वहां कोई जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस सबमरीन के अंदर लोग रहते हैं, कैप्टन होता है, गोताखोर होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं। तो पानी के अंदर उनको ऑक्सीजन तो चाहिए, और वो वहां है नहीं, तो वो अपने साथ में ये ले जाते हैं, और वहां पानी के साथ में रिएक्शन करके वहां पे क्या बनता है? O2 मिलता है, और उसी O2 से वो सांस लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन नीट में यह भी पूछा गया है कि किसको हम सबमरीन्स में यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो इसका जवाब है कि जितने भी सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के बेस्ट सप्लायर होते हैं, और सबमरीन्स के अंदर उनका काम आता है। तो इतनी जानकारियां आपके पास में होनी चाहिए। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दो। भाई कोई डिस्कशन करना हो तो कर लियो, मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, जल्दी बताओ। कोई डिस्कशन करना हो तो बोलो। तो अब आप कह सकते हो, बेटा एक मिनट होल्ड करना। हेलो। हैं? अच्छा, भेज रहा हूं। हाँ बेटा, समझ में आया सभी को? हैं? बोलो।
ठीक है, क्लियर। चलो, अब इसके बाद क्लियर है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें, कलर, ये वो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, यही सब आने हैं क्वेश्चन, मुझे पता है पहले से ही। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद, रिएक्शन विद हेलोजेंस। ये ध्यान से देखना, हेलोजेंस के साथ में क्या हिसाब होता है। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो डायरेक्ट हेलोजन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, एम एक्स। हाँ, एक्स की वैल्यू फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से कोई एक होता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से कोई एक होता है। तो अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में से कोई एक होता है, तो मुझे सारे बच्चे पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, देखो। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से लेकर सीजियम क्लोराइड। ठीक, पहले इसके बारे में सुनो। यहां तक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी आयनिक होते हैं, और ये वाला कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट होता है। पढ़ा भी होगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा, ए बी सी डी, ज्यादा कोवेलेंट कौन है। तो लिथियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर कोवेलेंट होते हैं, ज्यादातर। क्यों? अरे वहां लिथियम है, छोटा है, पोलराइजिंग पावर कम है, फजांस रोल, पढ़ा तो होगा ही। और जहां पोलराइजिंग पावर, क्या बोल रहा हूं यार, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है साइज छोटा होने की वजह से, तो फिर आयनिक नेचर कम हो जाता है और कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है। कोवेलेंट नेचर जो बढ़ जाता है, आया समझ में। तो LiCl जो होता है वो कोवेलेंट होता है, क्योंकि साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है। और हाई, हाई क्या, पीपी है, पीपी का मतलब पोलराइजिंग पावर है, हाई पोलराइजिंग पावर, पीपी। समझ गए। अच्छा, अब अगर समझ में आ गया है तो मुझे एक चीज पहले ये बताओ कि हाई पोलराइजिंग पावर का विषय जब हमने लिया और इसको समझाया, तो एक चीज और सुन लो। LiCl का फार्मूला होता है कंप्लीट ये, LiCl.2H2O। और NaCl का फार्मूला बस इतनी होता है, यानी हाइड्रेट कौन बनाता है ये। क्यों? पानी के साथ में दोस्ती ज्यादा किसकी होती है, जिसकी साइज छोटी होती है, और साइज जिसकी छोटी है, इसलिए ये हाइड्रेट बनाता है, इसलिए ये हाइड्रेट बनाता है। आयनिक कोवेलेंट की कहानी समझ में आ गई। अब इसके बाद जो मैं अगली कहानी सुनाने वाला हूं वो सुन लो। वो क्या, कि भाई लिथियम से लेकर सीजियम तक कि अगर आप फ्लोराइड बनाओगे, क्या बनाओगे, फ्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनका जो डेल्टा H0F है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, वो टॉप से बॉटम लेस नेगेटिव आता है, लेस नेगेटिव आता है। फॉर्मेशन समझते हो थर्मोडायनामिक्स में, एक मोल बने, अपने टुकड़ों से बने। जैसे मैं लिथियम फ्लोराइड बनाऊं, एक मोल बन गया, लिथियम से बनेगा और हाफ मोल F2 में बनेगा। सीजियम फ्लोराइड बनाना होगा तो ये बनेगा, तो यहां पर सीजियम फ्लोराइड बनेगा।
फॉर्मेशन का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन इसका भी होगा, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन इसका भी होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू मोर नेगेटिव है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ज्यादा कौन है और कम कौन है, मतलब मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव कौन है। इसको कैसे समझा जा सकता है? जमा आसान है। कैसे? लिथियम छोटा, फ्लोरीन छोटा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाओ तो फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात है! बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगी, बहुत एनर्जी निकलेगी और डेल्टा एच मोर नेगेटिव हो गया। आगे उतनी रिएक्शन नहीं होगी जितनी पहले हो गई, तो लेस नेगेटिव हो गई। लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ फ्लोराइड का है। अगर क्लोराइड आ जाए, ब्रोमाइड आ जाए, आयोडाइड आ जाए, तो इसका उल्टा होता है। इसका मतलब रिवर्स, रिवर्स इज ट्रू, रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। अब उससे आप रट के याद रखो या समझ के याद रखो, वो आपकी मर्जी है। सर रिवर्स क्यों हुआ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में? अरे उनकी साइज बड़ी है, उनकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी होगी? जो बड़े होंगे। किसके साथ में बॉन्डिंग खराब होगी? जो छोटे होंगे। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात को ऐसे समझा जा सकता है। क्या रिएक्शन विद हेलोजन समझ में आया बेटा? हाँ या ना में जवाब दीजिए बेटा। हाँ हाँ माधव, बिल्कुल ठीक भाई, अरे वाह। लिथियम हैज टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड, अच्छा अच्छा ये पूछ रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पूछ रहे हो, ओके ओके। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज है माधव। हैं? क्या भाई? हाँ बेटा, हाँ बेटा माधव, ये तो एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज है पूरी। एनसीईआरटी खोल के बैठे हो लग रहा है ना? अच्छी बात है, क्या बात है। वही पढ़ना है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अपने फंडे क्लियर रखो। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया था ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ मैं बता रहा हूँ। माधव ने एक सवाल, मतलब मेरे पास एक मैसेज भेजा है, उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, ये रिएक्शन विद हेलोजन हुआ, सुनो। डायरेक्ट रिएक्शन होती भाई। अच्छा, लिथियम के कंपाउंड्स क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में ज्यादातर कोवेलेंट हो जाते हैं। उसका रीजन मैंने बता दिया। तो माधव ने एक लैंग्वेज लिखी है कि सर एनसीईआरटी में एक लैंग्वेज लिखी है, लिथियम हैज टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्राउड अलोंग नेगेटिव हैलाइड आयन। बेटा माधव, जिसको मैंने यहाँ पोलराइजिंग पावर लिखा है ना, वही एनसीईआरटी ने समझा रखा। देखो कैसे, लिथियम छोटा, क्लोराइड बड़ा, एक पे माइनस एक पे प्लस। बताओ, प्लस माइनस को खींचेगा, खींचेगा। प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव अपने न्यूक्लियस से दूर है। तो क्या यह नेगेटिव इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं? इस तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं? तो क्या इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा? तो ये क्लाउड उठ के इधर आ जाएगा, और होने से क्या होगा, फिर प्लस माइनस मिल जाएंगे या टच कर जाएंगे, इससे चार्ज कम हो जाएगा। चार्ज कम हो जाएगा तो आयनिक नेचर कम हो जाएगा और कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा। वही बात है जो मैंने पोलराइजिंग पावर कहा है। तो माधव भाई, थोड़ा जल्दी में बता दिया, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, लेकिन अगर समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में टाइप कर दो हाँ या ना। अच्छा, पूजा का आज बर्थडे है, बेस्ट विशेस बेटा, बेस्ट विशेस। हैप्पी बर्थडे पूजा, हैप्पी बर्थडे बेटा पूजा। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि आज आपका बर्थडे है। हैप्पी हैप्पी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, मेनी हैप्पी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी आने वाली लाइफ बहुत आगे बढ़े, आप जीवन में जो सोचते हैं वो बने। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, और आप खूब एक्सेलेंस शो करें, ये हमारी शुभकामनाएं आज के दिन आपको मैं देता हूं। ठीक है भाई? और बाकी बच्चे भी पूजा को विश कर दें बेटा एक बार। आज उसका बर्थडे है भाई। ठीक है? हाँ फटाफट बोलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो भाई फटाफट। हाँ जी बोलो।
तो इस तरीके से जो है आप सबने देखा, आप सबने पाया, तो इस तरीके से जो है, हाँ तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हैप्पी बर्थडे। ठीक है बेटा। हाँ देखो, तो आप सभी ने देखा कि हमने यहां पर हेलोजन्स के सहारे में हो गया, ठीक है। और मुझे लग रहा होगा कि मैंने जो बताया उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा, समझ में आया? ओके, चलिए। तो अब रिएक्शन विद को क्या हो गया? रिएक्शन विद ये हो गया। अब आगे जो है वो ये है, स्टेबिलिटी ऑफ, अगला पॉइंट, ऑक्सो सॉल्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट, अगला टॉपिक देखिए। तो जब हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट का विषय उठाते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ऑक्सो सॉल्ट समझते हो? जिसमें सॉल्ट भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। जैसे ये देखो, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से लेते हुए आपका लास्ट में सीजियम कार्बोनेट, ये ऑक्सो सॉल्ट है। भाई सॉल्ट तो है ही और प्लस ऑक्सीजन भी है। हमें इनकी स्टेबिलिटी देखनी है और इस पे सवाल करने हैं। ऐसे ही लिथियम बाई कार्बोनेट से लेकर कहां तक जा सकते हो? सीजियम बाई कार्बोनेट तक। लिथियम सल्फेट, ये भी ऑक्सो सॉल्ट है, से लेकर कहां तक? सीजियम सल्फेट तक। उसके बाद और क्या बोलूं? लिथियम सल्फेट हो गया, सल्फेट भी हो गया। लिथियम नाइट्रेट, ये भी ऑक्सो सॉल्ट है, सो साथ में लेके सीजियम नाइट्रेट हो गया। इनके ऑक्सो सॉल्ट की बात होती है। समझ गए? खूब आते हैं क्वेश्चन। कौन सा कंपाउंड हीट करने पे CO2 देगा, कौन सा कंपाउंड हीट करने पे CO2 नहीं देगा, कौन सा कंपाउंड हीट करने पे O2 देगा, कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो हीट करने पर NO2 देगा, O2 देगा। भरे पड़े होते हैं क्वेश्चन। बता दूं आपको? सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पहले तो मैं ये बताता हूं कि स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे मैंने लिथियम हाइड्राइड को गर्म किया तो मुझे लिथियम मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। ध्यान से समझना। ठीक है। और अगर मैं लिथियम कार्बोनेट को गर्म करूं तो मुझे लिथियम ऑक्साइड मिलता है प्लस CO2 मिलता है, ये मिलता है। मतलब कार्बोनेट को हीट करोगे तो मुझे मतलब ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। और लिथियम हाइड्राइड को गर्म करेंगे तो लिथियम प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसके बारे में एक ट्रिक बताता हूं। देखो, अगर मैं किसी कंपाउंड को हीट करूं और उसके टुकड़े बिल्कुल अलग हो जाएं, तो जो छोटा होगा वो स्टेबल होगा। जो छोटा होगा वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं किसी कंपाउंड को गर्म करता हूं और उसके टुकड़े बिल्कुल अलग अलग ना हो, तो फिर जो छोटा होगा वो अनस्टेबल होगा। मेरी बात सुनना। लिथियम हाइड्राइड से लेकर, और अगर मैं सीजियम हाइड्राइड ले लूं, ध्यान से समझना, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे। अगर मैं इनको गर्म करूं तो क्या इनके टुकड़े अलग नहीं हो जाएंगे? सीजियम अलग, हाइड्रोजन अलग, और इससे ज्यादा टुकड़े हो भी नहीं सकते। तो क्या मैंने कहा जो छोटा है वो स्टेबल है? यानी ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। यानी टॉप से बॉटम अनस्टेबिलिटी बढ़ती है या स्टेबिलिटी घटती है। लेकिन अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या मुझे टुकड़े अलग अलग मिल रहे हैं? नहीं ना। फिर जो छोटा है वो स्टेबल है, यानी टॉप से बॉटम अनस्टेबिलिटी बढ़ती है या स्टेबिलिटी घटती है। यानी अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या मुझे टुकड़े अलग अलग मिल रहे हैं? नहीं ना। फिर जो छोटा है वो स्टेबल है, यानी टॉप से बॉटम अनस्टेबिलिटी बढ़ती है या स्टेबिलिटी घटती है। यानी अगर मैं इसको गर्म करूं तो क्या मुझे टुकड़े अलग अलग मिल रहे हैं? नहीं ना। फिर जो छोटा है वो
अनस्टेबल है। यानी अगर मैं लिथियम कार्बोनेट लेता हूं और लास्ट में सीजियम कार्बोनेट लेता हूं तो अभी तक ये स्टेबल था, लेकिन ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये ट्रिक कार्बोनेट में भी एप्लीकेबल है, बाइकार्बोनेट में भी एप्लीकेबल है, सल्फेट में भी एप्लीकेबल है, बाइसल्फेट में भी एप्लीकेबल है, नाइट्रेट में भी एप्लीकेबल है, हर ऑक्सो सॉल्ट पे एप्लीकेबल है। क्या ट्रिक समझ में आई? पहले तो ये बोलो, सबसे पहले तो ये बोलो, ट्रिक समझ में आई? किसी भी कंपाउंड को हीट करने पर अगर उसके टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं तो जो छोटा होता है वो स्टेबल होता है और छोटा लिथियम होता है। और टुकड़े टुकड़े अलग ना हो, फिर से बताए दे रहा हूं, तो जो छोटा होता है वो अनस्टेबल होता है। हाँ या ना में जवाब दो बेटा मेरे को, हाँ या ना में जवाब दो। कर दिया बेटा रिपीट, तमन्ना कर दिया ट्रिक। पूरा चैप्टर ट्रिक से हो जाता है, ये कोई खास बात नहीं है। हाँ या ना में जवाब दो, सारे बच्चे दो यार। कमाल है, तुम लोग को लिखना है, नहीं आया तो फिर दोबारा बताऊंगा, आ गया तो मुझे भी लगेगा हाँ भैया सभी के सुन रहे हैं, है ना। कर दिया रिपीट मैंने, कर दिया रिपीट बिना कुछ कहे। बोलो, अगर टुकड़े टुकड़े अलग हो जाएं तो जो छोटा है वो स्टेबल है, और अगर टुकड़े टुकड़े अलग ना हो तो जो छोटा है वो अनस्टेबल है। बस समझ में आया? अब बताओ, कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? ये होगी। क्या सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? आ गए क्या समझ में? आ गए भाई? पक्का आ गया समझ में? आ गया होगा। इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये है। अब मैं इनकी अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, सुनो। जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है? लिथियम कार्बोनेट। उसको गर्म करो, फटाफट वो हमें कौन सी गैस दे देगा? CO2। लेकिन बाकी मेंबर, ठीक है उनमें भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, लेकिन बाकी मेंबर इतने स्टेबल हैं बाकी मेंबर कि हीट करने पे CO2 नहीं देते हैं। ध्यान रखना है, बड़े क्वेश्चन आते हैं, कौन CO2 देगा, कौन CO2 नहीं देगा। ये ठीक है, इनमें भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये भी मेंबर अपने आप में इतना स्टेबल है कि ये मेल्ट हो जाएगा लेकिन CO2 नहीं देगा। ध्यान रखना। कार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है, सबसे कम इसकी है। हर मेंबर हीट करने पर CO2 देता है। और ये कंपाउंड तो इतना अनस्टेबल होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कि ये लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इतना अनस्टेबल है। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं इसको हीट क्या करूंगा? लेकिन बाइकार्बोनेट हर मेंबर जो है हीट करने पर CO2 देता है। वो बात अलग है, ये स्टेबल है, इधर अनस्टेबल है, इधर अनस्टेबल है। लेकिन कार्बोनेट के बारे में क्या बताया? सिर्फ ये CO2 देता है और बाकी कोई CO2 नहीं देता। मतलब ये सभी के सभी इतने अनस्टेबल तो हैं कि CO2 देते हैं, क्योंकि ध्यान रहे ये कार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट है। लगभग कार्बोनेट वाला ही रिजल्ट सल्फेट पे लगता है।
तो आप लिख लो कार्बोनेट इक्वल टू सल्फेट, मतलब समझते हो, सिर्फ लिथियम सल्फेट SO2 देगा, बाकी कोई मेंबर SO2 नहीं देगा। ओके। लेकिन जो नाइट्रेट के बारे में कहानी है वो कुछ अलग है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो मैंने बता दी, यहां लिखता हूं नाइट्रेट के बारे में। भाई देखो ऐसा है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं। आज के बाद मेरा लेक्चर बाद में है कोई दिक्कत हो तो पूछ लियो मेरे से, क्योंकि इसके क्वेश्चन वॉइस मैसेज पे आराम से समझाए जा सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है। कहीं और एक चीज और है, कोई चीज समझ में ना आए तो बोल दियो भाई। हाँ, मैं फिर अपने हिसाब से फिर देख समझ के कराऊंगा, लेकिन मैं ये लगता है मुझे कि ये सारी चीजें ट्रिक से हो सकती हैं, तो फटाफट कराओ इसको यार। डाउट्स लो, डिस्कशन करो, उस पे ज्यादा समय खपाओ, इन पे क्या समय खपाना है यार। हाँ, पहले बता दे रहा हूं नाइट्रेट्स के बारे में। नाइट्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि लिथियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। लेकिन लिथियम के बाद कौन है? सोडियम नाइट्रेट से लेकर, सोडियम से लेकर सीजियम नाइट्रेट तक किसी को भी हीट करोगे तो हमें, जैसे सोडियम को किया तो तुम्हें सोडियम नाइट्राइड मिलेगा और सिर्फ O2 मिलेगी, NO2 नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन यही तो आता है, किस कंपाउंड को हीट करने पे NO2 और O2 मिलेगी? एक बात याद रखना, एल्कली मेटल्स में अगर ये समझ गए तो अर्थ मेटल में समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगना है वहां बस मैं ये बोलूंगा यहां ये होता था, वहां वो होगा, और वहां क्यों होगा वो रीजन दे दूंगा बस। तो क्या मैंने बोला कि जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं एल्कली मेटल्स में, सब हीट करने पे O2 दे देते हैं, सब 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 सब। लेकिन फिर वही गड़बड़ है, लिथियम नाइट्रेट गड़बड़ करता है, वो NO2 भी दे देता है और O2 भी दे देता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अनस्टेबल है, उससे चीजें ज्यादा निकलती हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल ज्यादा है। आप लोगों ने सुना होगा कि हर फैमिली का पहला मेंबर गड़बड़ शो करता है और इस बिहेवियर को हम एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। ये सब एनोमलस बिहेवियर ही तो हैं। और ये एनोमलस बिहेवियर क्यों आता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, और साइज छोटे होने की वजह से सब गड़बड़ होती है। कई बार ये साइज इतनी छोटी हो जाती है कि मामला ज्यादा हद से पार हो जाता है। तो आप मुझे ये पहले बताओ, कार्बोनेट का क्या स्टेबिलिटी है, बाइकार्बोनेट की क्या है, सल्फेट की क्या है, नाइट्रेट की कहा है, कौन क्या देगा, कैसे देगा, किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी ज्यादा है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन दे दूं कि लिथियम हाइड्राइड से लेकर सीजियम, जैसे मैंने ये दे दिया, लिथियम नाइट्राइड से लेकर सीजियम नाइट्राइड तक अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊं तो ज्यादा स्टेबल कौन है? तो कैसे सोचोगे? इसको गर्म करो, लिथियम अलग, NO N अलग, कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो गए। क्या ट्रिक बताई थी? अगर हीट करने पे चीजें अलग अलग हो जाएं तो जो छोटा है वो स्टेबल है, यानी ये स्टेबल है। यानी अब एरो ऐसे चलेगा, और वहीं पे टुकड़े ना मिलें तो जो छोटा है वो अनस्टेबल है। ये स्टेबिलिटी है ऑक्सो सॉल्ट की। और ऑक्सो सॉल्ट क्या है? जो सॉल्ट भी है प्लस ऑक्सीजन भी है। इसमें क्या सोचना बेटा। बाइकार्बोनेट को रिपीट करूं? हाँ कर देते हैं। हाँ पूछ लियो भाई, देखो यही देखो, अच्छा लगता है मेरे को जब आप पूछते हो। पता लगा मैंने पढ़ा भी दिया और फिर बाद में बोलो सर समझे में नहीं आया, तो यार फिर मैं क्या कर लूंगा यार। बाइकार्बोनेट बता देता हूँ। बाइकार्बोनेट में अगर आप देखो, देखो अब थोड़ा मैं समझा देता हूँ। इसमें CO3 है, बड़ा है, तो छोटे के साथ क्या था? अनस्टेबल था। लेकिन यही इतने अनस्टेबल थे कि CO2 दे रहे थे, बाकी कोई नहीं दे रहा था। क्या बाइकार्बोनेट CO3 से भी नहीं बड़ा हो गया? ये तो और बड़ा हो गया। तो ये सभी के साथ अनस्टेबल है, वो बात अलग है। इनके साथ थोड़ा स्टेबल है और इनके साथ जमा अनस्टेबल है। तो ये इतना अनस्टेबल है, लिथियम को कार्बोनेट रखने में ही दिक्कत आ रही थी। लिथियम को तो कार्बोनेट रखने में ही दिक्कत आ रही थी।
तो बाइकार्बोनेट में तो बुरा हाल था, बोला जी मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता सॉलिड स्टेट में। और ये क्वेश्चन बनता भी है कि क्या चीज सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। आप करो तो नीट के क्वेश्चन, देखो ये सब मिलेंगे क्वेश्चन आपको। आपको करे सर ने तो सारे करा दिए, हाँ मानो मेरी बात। तो लेकिन सीजियम बाइकार्बोनेट भी इतने दूध के धुले नहीं हैं, स्टेबल हैं, इनका हर मेंबर CO2 देगा। तो बाइकार्बोनेट कोई भी हो, वो अनस्टेबल हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद भी CO2 देंगे। लेकिन कार्बोनेट में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट देगा, बाकी नहीं देंगे CO2। और जो कार्बोनेट की ट्रिक है वही सल्फेट पे लगती है। लेकिन नाइट्रेट में क्या बोला है कि लिथियम नाइट्रेट NO2 और O2 दोनों देगा, और जो बाकी मेंबर्स हैं वो सिर्फ O2 देंगे। क्यों? भाई लिथियम ज्यादा अनस्टेबल है, उसने कहा मेरे से और कुछ भी ले जाओ। बाकी कहते हैं भाई एक ऑक्सीजन ले जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ भाई शुभम, समझ में आया आपको? हाँ, तो पूछोगे तो समझ में आएगा। बस समझ, देखो पहले मैंने कोई ट्रिक बताई, फिर बच्चों ने कहा भाई रिपीट करो, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट दे दिया, सीधी बात है, इसमें क्या सोचना आपका। तो ये बड़े आराम से चीजों को समझा जा सकता है, बताया जा सकता है, इतनी सी बात है, और वो मैंने आपको बताया बेटा। तो हो गया। बाकी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के देखियो भाई, फालतू फालतू पढ़ना नहीं, डीपीपी कर लेना, और मैं कल आपको स्टडी मटेरियल अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? या अपने आप जो करते हो उससे कर लेना। बस एक चीज और आपको बता दें, समझ लो आज ही एस ब्लॉक का मेन लेक्चर है, आज ही। अगले लेक्चर पे जब मैं मंडे का आऊंगा ना भाई, ये खत्म खत्म, ट्रिक्स बता के खत्म। लेकिन फिर भी भाई बच्चे बच्चे होते हैं, ऐसा ना रहे कि सर कह दें सर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना भाई, फॉर्मेलिटी नहीं। पढ़ा रहा हूं उतना, उससे ज्यादा जितना आएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि इनऑर्गेनिक का ज्यादातर पोर्शन इंफॉर्मेटिव है, ज्यादातर पोर्शन इंफॉर्मेटिव है, तो फिर उसी अंदाज में बात करनी पड़ेगी। और मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि ये स्मार्ट बोर्ड में एनसीईआरटी लगा दूं, और बिल्कुल लाइन टू लाइन समझाता चला जाऊं। क्या ये ठीक रहेगा? आप लोगों से पूछ रहा हूं। आज तो मैंने ऐसे पढ़ाया, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया यार, जब पढ़ानी एनसीईआरटी है लाइन टू लाइन, तो उसी के सारे पॉइंट समझा दो, जैसे अभी माधव ने लिख के भेजा है। करके देखें अगले लेक्चर से, और जो समझाने वाला होगा वो बगल में कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। पूरी एनसीईआरटी भी तुम्हारी तैयार हो जाएगी, और आपको अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करो भाई, सीधी बात है। बोलो भाई, करें ऐसा अगली बार से? अभी तो नहीं, आज तो नहीं, अगली बार से करें। बोलो बेटा। भाई बोर्ड पे लगा लेते हैं ब्लॉक, जब तक ब्लॉक केमिस्ट्री चल रही तब तक, पूरा नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, उसमें तो समझाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन में नहीं, लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, है ना? गुड आइडिया लग रहा है मेरे को। भाई पढ़ाना तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी है, तो क्यों ना इस बोर्ड पे लगा के भाई देखो ये लिखा है, इसका ये मतलब है, ये लिखा है ये मतलब, जल्दी खत्म भी हो जाएगा और इफेक्टिव भी टीचिंग हो जाएगी। हाँ ये ठीक है, अगली बार से करते हैं, है ना? एक आइडिया आता है। हाँ ये है। हाँ बस मैं पढ़ाने से भाग नहीं रहा हूं, डाउट तुम, जब आप तुम्हारा जब तक पेपर हो तब तक डाउट लेते रहना, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक बार ये सिलेबस खत्म हो जाए, बस मेरी ये चिंता है, बस खत्म हो जाए बस, है ना? हाँ बस ये है। तो एक चीज और बता दें, एलम फिटकरी, इसके बाद अगले लेक्चर में देखना फिटकरी। देखो फिटकरी का जो जर्नल फार्मूला होता है वो ये होता है, M2 सल्फेट डॉट M-2 सल्फेट का होल थराइस और डॉट 24H2, ये एलम का फार्मूला होता है। इसमें जो M होता है वो मोनोवैलेंट एटम होता है, ठीक है? और जो M- होता है वो ट्राईवैलेंट कैटायन होता है या एटम होता है, और ज्यादातर ये ट्राईवैलेंट में अल्मोनियम होता है। तो मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं? जिनकी वैलेंसी एक होती है, वो एल्कली मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो एलम बनाते हैं,
एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, एक्सेप्ट क्या, लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम। हाँ, पेपर तो बेटा तमन्ना पोस्टपोन होगा ही, डेफिनेटली पोस्टपोन होगा, अगस्त में नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, बेशक 15-20 दिन ही बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, ये तो कंफर्म है, पेपर का तो टाइम बढ़ेगा। तो एल्कली मेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एलम बना, मतलब एलम बनाते हैं, लिथियम नहीं बनाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता, कौन एलम नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि इस डबल सॉल्ट के स्ट्रक्चर में साइज बहुत बड़ी हो जाती है, और लिथियम की समस्या साइज की है, वो इतने सारे आयनों को संभाल कर रख नहीं पाता लैटिस में, इसलिए लिथियम उसको नहीं बना पाता है। हाँ, अगर यहां अल्मोनियम है तो, अगर यहां पोटेशियम है और यहां अल्मोनियम है तो इसको हम पोटास एलम कहते हैं, अगर यहां क्रोमियम है तो इसको हम क्रोम एलम कहते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह से नाम आते हैं। क्रोम एलम में क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम 3, मतलब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन दो को लेकर हम एलम बना सकते हैं, तो एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसमें मेटल एक वैलेंसी हो, और एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसमें मेटल में 3 वैलेंसी हो, लेकिन लिथियम एलम नहीं बनाता। ये इंफॉर्मेशन क्यों है, साइज की वजह से प्रॉब्लम है। आ गया बेटा समझ में? तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी बातें बताई, और आप सबने इनकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया। अब इस तरीके से एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म सी हो गई है, और आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अब मेरे लिए कंपाउंड्स का विषय आएगा, वो टाइम कम है, वो मैं अगले लेक्चर पे पढ़ाऊंगा आप सभी को। पहले ये बताओ, अब बस इस चैप्टर में कोई बहुत विशेष समझाने वाली बात रह नहीं गई है। मंडे को भगवान ने चाहा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो हो जाएगा, कोई जब दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं। मेन चीज आपको आज मैंने समझा दी है, डाउट्स के लिए मैं तैयार हूं। बताओ बेटा, बच्चों समझ में आया सभी को? बोलो। 11 बज भी गए, लगभग 5 मिनट बचे हैं। बोलो भाई। ठीक है भाई, आप लोग एक काम करना, अपनी अपनी जो भी स्टडी मटेरियल है मैं तो आप लोग को कल दूंगा, उसमें एल्कली मेटल्स के सारे क्वेश्चन कर लेना, लेकिन उससे पहले एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर ले लेना, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगले लेक्चर पे मिलेंगे, और अगले लेक्चर में एक अलग अंदाज में मिलेंगे, जब एनसीईआरटी आपके बोर्ड पे दिखेगी, आप लोग खोल के बैठना, और मैं लाइन टू लाइन समझा दूंगा, और ये तब तक मेथड चलेगा जब तक कि ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म ना हो।